नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। गरियाबंद में मैनपुर के भालू डिग्गी जंगल में सोमवार सुबह से शाम तक गोलीबारी हुई थी, जिसमें 19 नक्सली ढेर हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि अभी और शव मिल सकते हैं। मरने वालों में महिला नक्सली भी शामिल हैं। अन्य नक्सलियों की पहचान की जा रही है। नक्सलियों के पास से एसएलआर राइफल और ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। सोमवार शाम मुठभेड़ खत्म होने के बाद से सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ मैनपुर थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान 19 नक्सलियों के शव मिले। मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी का सदस्य मनोज और स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य गुड्डू भी शामिल हैं। मनोज 1 करोड़ तो गुड्डू 25 लाख रुपए का इनामी था। मनोज ओडिशा राज्य प्रमुख का भी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, नक्सलवाद को एक और बड़ा झटका। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यू सर्किट हाउस स्थित ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वादे के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5,62,112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत 562 करोड़ 11,20,000 रुपए हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10,000 रुपए की राशि का चेक वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी थी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि या 5 एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुंचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी तरह मोदी जी की गारंटी के तहत हमने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया है। चालू खरीफ सीजन में हम किसानों से वादे के मुताबिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास में परलकोट मुक्ति आंदोलन के नायक, आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले शहीद गेंद सिंह जी के बलिदान दिवस पर उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम साय ने इस मौके पर कहा कि वीर गेंद सिंह जी के समर्पण और वीरता की गाथा को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस ने महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी जानकारी दी है। दीपक बैज ने कहा कि चुनाव की तैयारियों, प्रत्याशी चयन और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई है। विधायकों ने कमर कस ली है। आज मजबूत रणनीति बनाई गई है। प्रत्याशी चयन को लेकर कहा, पर्यवेक्षक नगर पंचायत और निगम में जाकर बैठक करेंगे विधायक। पूर्व मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। पार्षदों के नाम के लिए एक नाम के चयन के लिए निर्देशित किया गया है। अधिक नामों में की परिस्थिति में सीधे पीसीसी में चर्चा की जाएगी।
बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के 75वें वर्ष पूरे होने पर संविधान गौरव अभियान का प्रारंभ किया है, जो 11 से 25 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। हजारीबाग के झांझरिया पुल विधायक आवास परिसर में संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य सुरक्षा मंत्री संजय सेठ, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरकट्टा विधायक अमित यादव, बरही विधायक मनोज यादव, जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह समेत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं आम जनता की भागीदारी भी इसमें देखने को मिली। कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों ने संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सभी ने एक स्वर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब तक है, संविधान सुरक्षित रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर को भाजपा ने ही सम्मान दिया है। संविधान के जरिए ही देश चल रहा है। विकास योजनाएं धरातल पर आ चुकी हैं और हम सबको जीने का अधिकार भी संविधान से मिला है। संविधान पवित्र पुस्तक है जिसे देश चलता है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। कस्टम विभाग ने अलीबाग के पास रेवदंडा खाड़ी में बड़ी कार्यवाही करते हुए डीजल तस्करी का पर्दाफाश किया है। इसमें 32,000 लीटर क्षमता वाले 4 टैंकर और 2 नावें जब्त की गई हैं। खबर है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह तस्करी अरब सागर से रेवदंडा खाड़ी के रास्ते हो रही थी। इस नाव से डीजल का परिवहन किया जा रहा था, जिसे मछली पकड़ने वाली नाव बताया जा रहा था। वाहन को रेवदंडा पुलिस स्टेशन के निकट स्थित जेटी से ले जाया जा रहा था। इस जेटी पर पहले भी ऐसी ही कार्यवाही की गई थी, फिर भी डीजल की तस्करी खुलेआम जारी रही। हालांकि अब जब कस्टम विभाग ने कार्यवाही की है तो डीजल तस्करों पर शिकंजा कस गया है। हम हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ के कोकन पट्टा पे और इस समुद्र में जिस तरह से तेल माफियाओं का काला बाजार चालू था, इस पर रायगढ़ पुलिस की नजर थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं अब मुंबई कस्टम जोन 3 ने पूरी तरह से इस पे कार्रवाई की है। 2 बोट को जब्त किया है। बोट में जो डीजल का कारोबार जो है, चोरी का कारोबार किया जाता था, साथ में 3 टैंकर है, उसे भी जब्त किया है। ये पूरा मामला जो पूरी तरह से जो टैंकर है, टैंकर में से डीजल चोरी कर बोट के माध्यम से टैंकर में लाया जाता था और टैंकर के माध्यम से वहां पर जो है इसका कालाबाजारी किया जाता था। हालांकि इस मामले में पूरी तरह से कस्टम विभाग ने कार्रवाई की है, कुछ आरोपी को पकड़ा भी है। हालांकि जांच चल रही है। अब देखना है कि जांच में क्या क्या नाम सामने आते हैं और ये जो इसमें विभाग में कौन कौन अधिकारी शामिल हैं। जिस तरह समुद्र की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है, तो ऐसे में अब देखना है कि कौन कौन आरोपी बनते हैं और जांच कहां तक जाती है। कैमरामैन रोशन के साथ सर्वजीत सोनी, एपीएन न्यूज, रायगढ़। ठाणे जिले के डोंबिवली के पास स्थित सोनारपाड़ा गांव में बैलों की लड़ाई का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता मानपाड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आयोजित की गई, जिसमें अंबरनाथ तालुका के काकड़वाल और कल्याण के सपड़ गांव के बैल शामिल हुए। इस प्रतियोगिता के दौरान चल रही बैलों की लड़ाई को जब दर्शक देख रहे थे तो कुछ युवाओं ने इस घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस तरह की प्रतियोगिताओं में पहले भी 2 गुटों के बीच मारपीट और बहस हो चुकी है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या मानपाड़ा पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं थी या उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और घटना के बाद वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यवाही किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर लड़कियों को धमकी देने वाले आरोपी को मानपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कोरोना के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक से दोस्ती हो गई। युवक ने मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर युवती से कुछ पैसे लिए। इसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो भेजकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। करीब 5 साल से यह युवक नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर उससे पैसे वसूल रहा था, लेकिन आखिरकार छात्रा के परिजनों को इस मामले का पता चला और वे मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इस मामले में मानपाड़ा पुलिस ने संभाजी नगर से आकाश दामभाड़े नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मानपाड़ा पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आकाश ने और कितनी लड़कियों को इस तरह से ब्लैकमेल किया है।
महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में घुसपैठ कर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कल्याण की महात्मा फूले पुलिस ने 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई महिलाओं के नाम परवीन शेख, खादीजा शेख और रीमा सरदार है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं पिछले कई सालों से इलाके में रह रही थी। महात्मा फूले पुलिस को इन महिलाओं के रहने की जानकारी मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी की और तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों महिलाएं अवैध रूप से कई सालों से भारत में रह रही थी और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विदेश नागरिकता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिलाओं को लेकर महात्मा फूले पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। इसमें महिलाओं के साथ कोई और भी है क्या, इन्हें कौन लाया और इनका अवैध प्रवेश कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। साथ ही उनको सभी दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के मोगा पुलिस ने नशे मुक्ति को लेकर लगातार छापेमारी की है। इसी छापेमारी के दौरान राजविंदर सिंह नामी आरोपी को गांव नरपुर हकीमा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 32 बोर, एक मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं जानकारी देते हुए डीएसपी धर्मकोट रमनदीप सिंह ने बताया कि मोगा के एसएसपी अजय गांधी के दिशा निर्देशों पर जिले को क्राइम मुक्त और नशा मुक्त करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। क्राइम करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। उसी कड़ी में आज मोगा कस्बा के अधीन पड़ते गांव नरपुर हकीमा में तलाशी के दौरान राजविंदर सिंह नामी एक युवक से एक देसी पिस्टल, 32 बोर और 5 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई है। रुक करते हैं गुजरात का। गुजरात के सूरत जिले में एक मासूम के साथ दरिंदगी का किस्सा सामने आया है। घर के आंगन में खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची को एक वहशी ने पहला फुसलाकर उठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम बच्ची रोती हुई अपने घर पहुंची, तब उसके पैर के पास से खून निकलते देख मां बाप के पैरों के तले जमीन खिसक गई। सूरत जिले में फिर से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घर के आंगन में खेल रही एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की ये घटना प्रकाश में आई है। मासूम बच्ची जब घर के आंगन में खेल रही थी, तब 42 साल के राजू नाम के दरिंदे ने उसे बहला फुसलाकर उठा लिया और अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। मामला कड़ोदरा पुलिस के सामने आते ही तुरंत पुलिस हरकत में आई और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी, जिसमें राजू नाम का पड़ोस में ही रहता व्यक्ति बच्ची को उठाकर ले जाते हुए नजर आया। पुलिस ने फौरन उसे ढूंढ लिया और सलाखों के पीछे ढकेल दिया। फिलहाल तो पुलिस ने इस दरिंदे को पकड़कर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं इस इलाके में मासूमा के साथ हो रही दरिंदगी से लोगों में भय और गुस्सा नजर आ रहा है और साथ ही राजू जैसे दरिंदों को फांसी दी जाने की मांग भी उठने लगी है। गुजरात के सूरत जिले में पलसाना से पुलिस ने केमिकल चोरी के एक बड़े घोटाले का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 1 करोड़ 23 लाख के केमिकल और टैंकर जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पलसाना पुलिस ने टैंकरों से सिलिकॉन लिक्विड चोरी के घोटाले का भांडाफोड़ किया है। पलसाना पुलिस स्टाफ को सूचना मिली कि पलसाना के तराड़ गांव के नाम आसिफ शेख नामक व्यक्ति के घर के पास 2 टैंकर खड़े हैं और उनमें कुछ ज्वलनशील तरल पदार्थ निकालकर बैरल में भरा जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान केमिकल चोरी का गोरख धंधा पकड़ लिया गया। टैंकर चालक मुंबई से सूरत केमिकल ले जा रहा था और तादात गांव में खाली कर रहे थे। तभी पुलिस ने छापा मारकर पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया और केमिकल और टैंकर बरामद कर 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा का माल जब्त कर लिया और आसिफ शेख समेत टैंकर चालक संजय बिंद और मणिलाल बिंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में लाल चंदन का पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने उद्यान में बने अत्याधुनिक हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रेस्क्यू सेंटर वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस केंद्र में घायल और बेसहारा हाथियों के देखभाल और पुनर्वास की विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में उद्यान के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्राणी उद्यान के विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसे क्षेत्र की एक नई पहचान बताया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी विकास परियोजनाओं में मैन पावर बढ़ाकर काम में तेजी लाई जाए। किसी भी परियोजना की गति सुस्त नहीं होनी चाहिए। हर परियोजना समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण हो, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी तय करते हुए उनसे साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट ली जाए। हर प्रोजेक्ट की जिला अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी 15 दिन पर समीक्षा करे। साथ ही परियोजनाओं की प्रगति को लेकर एक निश्चित अवधि पर जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की जाए। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। दुनिया के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में सिगरा पीठाधीश्वर मौनी बाबा के आश्रम में करोड़ों रुद्राक्षों से बने ज्योतिर्लिंग और 11,000 त्रिशूल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आतंकवाद के खात्मे और विश्व शांति के लिए आश्रम में यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। मौनी बाबा से एपीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर विनय राय ने खास बातचीत की, आप भी देखें। महाकुंभ अगर आप आ रहे हैं तो आपको एक खास जगह जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मौनी बाबा का आश्रम है, जहाँ पर एक साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर त्रिशूलों का एक संसार बसाया गया है और ये त्रिशूल खास हैं क्योंकि पूरे देश से एकत्र किए गए ये त्रिशूल हैं। तो हम सीधे इस मुद्दे पे बात करेंगे मौनी महाराज जी से कि आखिरकार ये जो पूरी नई दुनिया बसाई गई है बाबा विश्वनाथ से लेकर के महाकाल तक की, उसका क्या रहस्य है और किस तरह का इसका लाभ आम दर्शक और आम श्रद्धालु यहाँ पर महाकुंभ में उठा रहे हैं। मौनी बाबा, ये वाकई अपने आप में विहंगम दृश्य है कि कुंभ कोई आवे और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ दर्शन करे। माँ गंगा की कृपा है। त्रिवेणी के वक्षस्थल पर भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर 12 माधव के मध्य अक्षय वाट की छाया में संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मणियों से भगवान महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य निर्माण हुआ है। अब लोग कहेंगे ज्योतिर्लिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग तो प्रकट होती है। फिर आपने ज्योतिर्लिंग कैसे कह दिया? तो ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट होती है और रुद्राक्ष भी प्रकट होता है। महाराज जी, एक अपने आप में खास चीज और है कि जहाँ पर भी महादेव को देखा है तो वहाँ त्रिशूल देखा जाता है और 11,000 त्रिशूल इस पूरे आपके सांसारिक जो जीवन में आपने पूरे एक साथ सारे महादेवों को इकट्ठा किया है। इन त्रिशूलों को कैसे एकत्र किया, क्योंकि देश दुनिया से बताया जा रहा है पूरे देश से विदेश से भी त्रिशूल आए हैं, इसको कैसे एकत्र किया कि बाबा कृपा से जितने भगवान शिव के भक्त हैं सभी लोगों ने भगवान सर्वशूलो हरम देवम त्रिशूलम देवम, सभी शूलों के हरण करने वाले भगवान त्रिशूल देवता है, जिसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान रुद्र का वास होता है। उनका जो ब्रह्मदंड होता है उसमें सारी देवता निवास करते हैं। त्रिशूल 4 तरह के स्थापित किए गए हैं। लाल त्रिशूल जो इस भाग में लगाए गए वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए है, गरीबी मुक्ति के लिए है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग प्रसन्न हो, सभी लोग ऐश्वर्यशाली हो। आप इस भाग में काला त्रिशूल लगाया गया है जो आतंकवाद विनाश के लिए और आतंकवादियों के विनाश के लिए तथा देश की रक्षा के लिए लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये तो सबको पता है कि ये संयोग 144 साल बाद में मन रहा है कि सब लोग इकट्ठा हुए इस महाकुंभ में, लेकिन आपने कई कुंभ देखा है, अर्ध कुंभ, कुंभ। अभी तक की जो यात्रा 13 तारीख से शुरू हुई है और आज हम लोग इस पड़ाव पे खड़े हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देखते हुए और आस्था के दृष्टिकोण से जो श्रद्धालुओं की नजर को आप पढ़ पा रहे हैं, ये उनकी नजर में कुंभ कितना खास आपको नजर आ रहा है? सबको लग रहा है कि एक कुंभ नहीं, एक पूर्ण कुंभ है। गंगा नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे और भारत की गौरव को बढ़ाएंगे। यही समय है, सही समय है, हमें 2 कदम आगे चल करके भारत की गौरव के साथ खड़ा होना है। सभी के मन में एक परिवर्तन की लहर है। जो बेटियां आ रही हैं, जो बुजुर्ग आ रहे हैं, जो छात्राएं विश्वविद्यालय, उनसे जब मेरी बात होती है वो कहते हैं महाराज कि हमें लगता है कि हम लोगों को सुधार करना चाहिए। अब यही समय है, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ को देख के उनके हमने एक आकर्षण पैदा है। वैसे तो कुंभ अपने आप में पूरे संसार को संदेश देता है, लेकिन अगर आप कुंभ नगरी संगम में पधार रहे हैं और प्रयागराज आ रहे हैं तो कम से कम मौनी बाबा के आश्रम में जरूर आएं और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। साथ ही जो उद्देश्य है इन त्रिशूलों के लगाने का, इन मड़ियों के साथ बाबा विश्वनाथ से लगाए महाकाल तक के सारे ज्योतिर्लिंगों को स्थापित करने का, उसका दर्शन करें और एक सकारात्मक सोच के साथ अपने घर जाएं। कैमरामैन अविनाश निगम के साथ विनय राय, एपीएन प्रयागराज।
महाकुंभ में अरैल क्षेत्र सेक्टर 24 में बने रानी दुर्गावती पंडाल यानी यमुना मंच में कला संस्कृति और परंपरा के अद्भुत समागम के नजारे को देखा जा सकता है। महाकुंभ में 45 दिनों तक चलने वाले इस संस्कृति के संगम का साक्षी बनने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक दिख रहा है और कलाकारों की प्रस्तुतियों को अपने मोबाइल में कैद करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के आमंत्रण पर देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने लोक संगीत, वाद्य यंत्र, छाऊ, कुचिपुड़ी एवं धोबिया नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।